अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी पीएसएल 7 तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंची है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में यह किसी को समझ नहीं आ सकी कि पीएसएल के अंदर आखिर रोकड़ा कैसे कमाया जाता है, यानी कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, पीसीबी कितना पैसा कमाता है, फ्रेंचाइजीज कितना पैसा कमाती हैं और क्रिकेटर्स यानी खिलाड़ी जो होते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, ये पैसा आता किधर से है, ये पैसा किस तरह से तकसीम होता है, कौन कितना पैसा लेकर जाता है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि पीसीबी कितना कमाता है, कहां कहां से कमाता है, पीएसएल कितना कमाती है, फ्रेंचाइजीज कितना कमाते हैं, खिलाड़ी कितना कमाते हैं। आप ये देखें कि जो पीसीबी और पीएसएल है, बेसिकली पीएसएल जो फाइनेंस जनरेट करती है उसका जो पहला सोर्स है वो है टिकट्स। 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में जो टिकट्स का रेवेन्यू पीसीबी ने जनरेट किया था वो तकरीबन 36 करोड़ रुपए था, और इस दफा बहुत ही ज्यादा होगा चूंकि आपको पता है कि फुल हाउस भी कर दिया गया था दूसरे लेग में, लाहौर लेग में। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रेवेन्यू बनाया जाता है वो होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी जब आप सुनते हैं प्रेजेंटिंग टू यू एचबीएल पीएसएल, तो ये जो एचबीएल साथ लगा है ना, ये वैसे ही तोहफे में नहीं आ गया, इसके ना पैसे देने पड़ते हैं और अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, इसे टाइटल स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। और 2025 तक यानी एचबीएल पीएसएल के साथ एचबीएल लगवाने के लिए एचबीएल वालों ने 390 करोड़ रुपए पीएसएल को दिए हैं। ये आ गया दूसरा रेवेन्यू। तीसरे नंबर पर जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो स्पॉन्सर से जनरेट किया जाता है। अब स्पॉन्सर्स आप देखते हैं कि मैच के दौरान जैसे चौका मारा जाता है तो उसे टिकटॉक 4 ऑफ द मैच बोलते हैं, और इसका मतलब है कि टिकटॉक ने वहां पर पैसे दिए हुए हैं। बाउंड्री पर जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं उनके पैसे होते हैं, स्क्रीन पर जो टपाल्टी चल रही होती है उसके पैसे होते हैं, ओसाका बैटरी के साथ आपको रेस लगाते हुए लोग नजर आते हैं उसके पैसे होते हैं। ये सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होकर वो सारा एक रेवेन्यू पीएसएल को देते हैं। ये 3 रेवेन्यूज हो गए। और उसके बाद चौथा रेवेन्यू होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी जिन टेलीविजन स्क्रीन पर आप वो मैच देखते हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो राइट्स खरीदते हैं पीसीबी से, उनका जो बेसिकली रेवेन्यू होता है वो भी पीसीबी और पीएसएल को जाता है। अब गुज़श्ते दिनों आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, एआरवाई और पीटीवी स्पोर्ट्स का जो कंसोर्शियम बना था और इनके खिलाफ बाकायदा एक इदारा कोर्ट में भी चला गया था। तो इस दफा के जो पीएसएल के राइट्स बिके थे वो तकरीबन 4.5 अरब रुपए में बिके थे 2 सालों के लिए। तो एक तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए जो कि 4.5 अरब रुपए के थे, और जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है 2025 तक वो 390 करोड़ रुपए की है, और उसके बाद टिकट्स। इस तरह से ये पीएसएल और पीसीबी ये फाइनेंसेस जनरेट करता है। लेकिन इनके जो अखराजात होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कि किसी भी खिलाड़ी के खाने से, रोटी से लेकर, चाय से लेकर, रात को जो कहवा पीकर और दूध पीकर वो सोता है, तो 2020 में 1.4 अरब रुपए का वो तकरीबन अखराजात आए थे। और उसके बाद अब जाकर ना ये प्रॉफिट डिवाइड होता है, यानी कि इतना सारा रेवेन्यू जब कमाया जाता है उसके बाद 1.4 अरब रुपए यानी 2020 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खर्च करके जो रेवेन्यू बचा, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो प्रॉफिट बचा, वो उसमें से आज से पहले यानी इस लग से पहले पीएसएल से पहले 80% फ्रेंचाइजीज को जाता था और 20% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता था। लेकिन जब से चूंकि रमीज राजा चेयरमैन बने पीसीबी के, और उसके बाद हमने देखा कि 2018 में जो 5 फ्रेंचाइजीज, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज, तकरीबन सारी फ्रेंचाइजीज कोर्ट में चली गई थी और इन्होंने कहा था कि हमें पैसे पूरे नहीं होते, पीसीबी 20% ज्यादा ले रहा है। उसके बाद रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और अब पीसीबी 5% प्रॉफिट रखता है, और जो 95% प्रॉफिट होता है वो फ्रेंचाइजीज यानी 6 की 6 फ्रेंचाइजीज अपने पास रखती हैं। जो प्रॉफिट 95% है वो आपस में शेयर तो करती हैं, लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की होती है फ्रेंचाइजीज ने वो कितनी की होती है वो आपको बता देते हैं। 2015 में पीसीबी ने जब 5 फ्रेंचाइजीज यानी 5 टीम्स के हुकूक बेचे थे मुख्तलिफ शहरों को, तो इन्होंने पीसीबी ने तकरीबन $93 मिलियन के ये सारे राइट्स बेचे थे, यानी हुकूक बेचे थे 5 टीम्स के। और ये जो $93 मिलियन हैं, $93 मिलियन ये 5 फ्रेंचाइजीज ने 10 सालों के अंदर पीसीबी को देने, और ये वो सारे पैसे जो सिर्फ और सिर्फ पीसीबी की जेब में जाने थे। 2017 में 6वीं टीम मुल्तान सुल्तान भी शामिल होती है और उससे अच्छे खासे पैसे ले गए, यानी आप अंदाजा लगाइए 2015 में जब पीसीबी ने हुकूक बेचे तो उस वक्त जो महंगी टीम खरीदी गई थी वो कराची किंग्स थी, और कराची किंग्स ने $26 मिलियन दिए थे पीसीबी को। लेकिन 2017 में जब मुल्तान सुल्तान खरीदी गई तो पीएसएल जाहिर है एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका था। 45 मिलियन की मुल्तान सुल्तान के हुकूक दिए गए थे, और ये 7 सालों के लिए थे। अब ये तो हो गए फ्रेंचाइजीज जो कि इन्वेस्ट करती हैं और उसके बाद प्रॉफिट में से कमाती हैं, लेकिन प्लेयर्स जो इन टीमों में मौजूद होते हैं, फ्रेंचाइजीज में मौजूद होते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है और उन पर फ्रेंचाइजीज किस तरह से इन्वेस्ट करती हैं और वो किस तरह से पैसे जनरेट करती हैं। बुनियादी तौर पर प्लेयर्स ड्राफ्ट होता है, और ये तकरीबन $1.2 मिलियन का ये सारा ड्राफ्ट होता है। इसमें 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक है प्लैटिनियम, उसके बाद डायमंड है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर इमर्जिंग है। अच्छा, इनमें प्लेयरों की तादाद सेम होती है और सारी फ्रेंचाइजीज ने
एक ही तरह के यानी एक ही जितने हर कैटेगरी से प्लेयर्स को चूज करना होता है। जो प्लेटिनियम कैटेगरी है उसके लिए अमाउंट फिक्स है और वह $1,30,000 से लेकर $1,80,000 तक, यानी प्लेटिनियम की कैटेगरी से प्लेयर्स को खरीदा जाता है, जिनमें बाबर आजम शामिल है, बॉलर मोहम्मद रिजवान शामिल है, शाहीन अफरीदी शामिल है। यानी इन सबको जो प्लेटिनियम कैटेगरी से खरीदा गया है वो $1,30,000 से लेकर $1,80,000 तक खरीदा गया हो। और ये वो अमाउंट है जो खिलाड़ियों को 70% मैच से पहले मिलती है और 70% इवेंट के बाद मिलती है। डायमंड कैटेगरी जो दूसरे नंबर पर आती है उसमें $60,000 से लेकर $85,000 तक प्लेयरों को दिए जाते हैं। और अगेन 70% बिफोर द इवेंट, 70% बाकी 30% आफ्टर द इवेंट। इसी तरह गोल्ड है, सिल्वर है और इमर्जिंग है। अब ये सारे फ्रेंचाइजीज इन खिलाड़ियों को भी पैसे देती हैं और उसके बाद जो फ्रेंचाइजीज हैं, क्या उनका सोर्स ऑफ जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो सिर्फ वही रेवेन्यू जो पीसीबी उनके साथ 95% शेयर करता है? ऐसा नहीं। इसके अलावा भी टीम्स पैसे कमाती हैं और वो रेवेन्यू पीसीबी के रेवेन्यू से अलग होता है और वो होती है स्पॉन्सरशिप। अब ये स्पॉन्सरशिप कौन सी होती है? अब अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स या कोई किसी भी फ्रेंचाइज टीम, लाहौर कलंदर्स या कोई भी टीम उठा लें, उनकी जो वर्दी होती है, उस वर्दी के ऊपर जो मुख्तलिफ तस्वीर बनी होती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, ये वैसे नहीं लिखे होते। ये सारे स्पॉन्सर्स होते हैं और इन्होंने तगड़ा रोकड़ा, तगड़ी अमाउंट, तगड़े पैसे लगाए होते हैं। और जो भी इनके शर्ट्स के ऊपर, मैं देख रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स, तकरीबन 7 से 8 स्पॉन्सर्स उनकी शर्ट्स पर, उनके हेलमेट्स पर, उनके पैड्स पर, उनके शूज पर मौजूद हैं। और ये वो जो स्पॉन्सर्स के पैसे हैं जो वो टीम्स जनरेट करती हैं, ये वो डायरेक्टली फ्रेंचाइजीज के अकाउंट में जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक तरफ तो फ्रेंचाइजीज काफी ज्यादा पीसीबी से भी रेवेन्यू लेती हैं, यानी 95% प्रॉफिट का, और उसके बाद फ्रेंचाइजीज यानी जो खिलाड़ी हैं, जो टीम्स हैं, वो स्पॉन्सर से भी बहुत ज्यादा पैसे कमाती हैं, फ्रेंचाइजीज ज्यादा कमा रही होंगी। तो ऐसा नहीं है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुआ था और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, जो कि बाद में ऑथेंटिक भी था और क्रिक इन्फो जैसी ऑथेंटिक वेबसाइट ने भी उसे छापा, उसके मुताबिक फ्रेंचाइजीज ने बाकायदा शिकवा किया है कि उन्हें 12 से 13 करोड़ रुपए का हर पीएसएल में नुकसान हो रहा है और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं बढ़ रहा। पर नजम सेठी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें नुकसान हो रहा हो तो किसी भी तौर इस ब्रांड को या इस चीज को दूसरे साल या तीसरे साल तक परस्यू ना करती। हमने ये चीज देखी है कि पीएसएल का आउटले बढ़ाने की जरूरत है। पीएसएल का जो फाइनेंशियल आउटले है और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसे मजीद बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी मौजूदा खिलाड़ी हैं, स्टार्स हैं, वर्ल्ड क्रिकेटर्स हैं, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए जरूर पीएसएल से अट्रैक्ट हो। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।